नमस्कार दोस्तों, एयूपीजेटी 2026 के एग्जामिनेशन कल शेड्यूल्ड है यानी कि 15 जून को। तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो है क्योंकि इसमें स्टैटिक जीके से और करंट अफेयर के जो कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड टॉपिक्स हो सकते हैं उससे ये रिलेटेड वीडियो है। इसमें से डायरेक्टली आपसे 4 से 5 क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, जिसमें कि आपकी बात करी जाएगी जैसे कि बुक्स एंड ऑथर्स हैं, जैसे कि इंडेक्स वगैरह है कि इंडिया कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, उसकी क्या रैंक है, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट जैसे कि ज्योग्राफी से बात करी जाए तो वहां पे रिवर सिस्टम से भी क्वेश्चंस बनते हैं। इकोनॉमी से बात करी जाए तो 5 ईयर प्लान से क्वेश्चंस बनता है। और और भी बहुत कुछ आप देखेंगे जिससे कि आपकी जो एग्जाम के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके जो स्कोर है थोड़ा सा बढ़ के आएगा। तो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो प्रवेश परीक्षा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। उसमें प्रवेश तभी हो सकता है एमए, एमएससी, एलएलबी, एमकॉम या जिसमें भी आप यूपीजेटी के किसी भी कोर्स में है, उसमें अगर आपका जीके का जो कॉमन पेपर है तो उसमें उसके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर इसको आपको नेग्लेक्ट करके या फिर स्किप करने का मतलब है तो आप बहुत कुछ खो के जाएंगे। इसमें क्या है, माइंड मैप के थ्रू आपको कंप्लीट रिवीजन कराया जाएगा, जिसमें कि हमने इसके पहले रीजनिंग, हिंदी व्याकरण, जो कि जनरल व्याकरण, जो सामान्य व्याकरण आती है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण, क्रिया विशेषण, जो भी है सब कुछ हमने बताया है। इसके नेक्स्ट में इंग्लिश ग्रामर भी, जीके जीएस ये है, करंट अफेयर भी इसी में इंक्लूडेड है, और रीजनिंग तो बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, जो कि उससे बाहर कोई क्वेश्चन आपका हो ही नहीं सकता। ठीक है, ये हिंदी है और ये रीजनिंग का जो इस तरीके से आपका थंबनेल मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर ली जाए कि जो बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चंस आपके बन के आते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, या फिर बहुत जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और उनके राइटर्स के हैं वो आपको पता होने बहुत जरूरी है। इससे क्वेश्चन आपका 100% श्योर है कि इससे 2 से 3 क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा, अगर नहीं भी तो 2 क्वेश्चन तो कंपलसरी है, तो आपके आने ही आने हैं। तो जैसे कि यहाँ पे बात करी जाए तो जैसे कि अब्दुल कलाम जी की जो बुक्स हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स यहाँ पे कंपाइल करके लिखी गई हैं, जैसे कि विंग्स ऑफ फायर, जो सबने आई थिंक पढ़ी होगी, मैंने भी पढ़ी है। इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इग्नाइटेड माइंड्स है, और माई जर्नी ट्रांसफॉर्मिंग ड्रीम्स इनटू एक्शंस, इंडोमिटेबल स्पिरिट, इस तरीके से ये अपने अब कलाम जी की बुक्स हैं। इसी तरीके से बात करी जाए तो यहाँ पे महात्मा गांधी की भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, जैसे कि सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलर बुक ये है कि माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा, ये डबल स्टार क्वेश्चंस मार्क करेंगे इसको, ये आपको निगलेक्ट करके नहीं जाना है। ठीक है, बिल्कुल ही याद होनी चाहिए। हिंद स्वराज भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। एसेंशियल गांधी, कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, इट्स मीनिंग एंड पोल। लेकिन ये जो स्टार्टिंग के 3 बुक्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं इन गांधी जी की। ठीक है, इनको फादर ऑफ द नेशन के नाम से भी जानते हैं, या शायद आपको पता होगा। फिर देन आफ्टर हमारे जो सबसे भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, इनकी भी बहुत बुक जो एक बहुत पॉपुलर है वो क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया एंड ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, हर एग्जाम में आपकी ये रिपीटेड फॉर्म में पूछी जाती है। और देन है ऑटोग्राफी ऑफ लेटर फ्रॉम फादर टू हिज डॉटर टुवर्ड्स फ्रीडम, ये कुछ उनकी जो बुक्स हैं। और आपको पता होगा ये हमारे सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। देन आफ्टर यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी सबके फेवरेट यहाँ पे। तो जैसे कि इनकी बहुत ही एक पॉपुलर बुक ये है कि एग्जाम वॉरियर है, और आंख आधा धान्य छे, ठीक है, ज्योतिपुंज इंपॉर्टेंट है, 21st सेंचुरी एंड नरेंद्र मोदी, अ पॉलिटिकल बायोग्राफी। ठीक है, ये ऑथर, विजनरी लीडर और रिफॉर्मर है, और आपको पता है ये हमारे मोदी जी हैं, यानी कि प्रधानमंत्री, जो कि बोलना एजुकेशन सिस्टम पे तो बोलते ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ बहुत पॉपुलर राइटर हैं आर के नारायण, इनकी बुक तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के एग्जाम में ना आए। तो जैसे कि स्वामी एंड फ्रेंड्स हैं, द गाइड बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, गाइड को, मालगुडी डेज इंपॉर्टेंट बुक है, द वेंडर ऑफ स्वीट्स है, द मेन ईटर ऑफ मालगुडी, वेटिंग फॉर द महात्मा। यानी यहाँ पे अगर जो मैं बात बताऊं आपको तो द गाइड एंड मालगुडी डेज, इनको बिल्कुल ही आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए कि किसकी बुक है। तो आर के नारायण जी इसके राइटर हैं। ठीक है, फेमस फॉर मालगुडी सीरीज के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है। फिर नेक्स्ट नेक्स्ट यहाँ पे मॉडर्न इंडियन, जैसे ये ट्रेन टू पाकिस्तान जो एक खुशवंत सिंह ने लिखी है, अ सुटेबल बाय विक्रम शेठ की है। ठीक है, अ सुटेबल बाय। ठीक है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, अरुधंती राय की बुक है ये। एंड व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा की है, द नेम शेक झुम्पा लाहिरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, कई सारे डिफरेंट एग्जाम में पूछी जा चुकी है, आपके एग्जाम में पूछने के ज्यादा चांसेस हैं।
अनकस्टम्ड अर्थ, ठीक, जुम्पलारी यानी कि ये दो बुक हैं। सलमान रुश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन बहुत ही पॉपुलर, ये सारी इसकी सारी जो भी बुक्स हैं सारी की सारी बहुत ही मोस्ट पॉपुलर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको छोड़ के जाना बिल्कुल भी आपकी ये बुद्धिमत्ता नहीं होगी। जैसे यहाँ पे अदर इंपॉर्टेंट बुक्स जैसे कि और भी देखें, जैसे कि यहाँ पे है आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, अमर्त्य सेन है, इकोनॉमिक्स थे ये, पॉपुलर इकोनॉमिस्ट हैं जी, उनकी बुक है। इंडिया आफ्टर गांधी, रामचंद्र गुहा, बहुत ही पॉपुलर बुक है। अनटचेबल, मुल्कराज आनंद। द ग्रेट इंडियन नॉवेल, शशि थरूर, शशि थरूर की भी बहुत ज्यादा पॉपुलर बुक्स आती हैं। द एरा ऑफ डार्कनेस इनकी बुक है शशि थरूर की। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस किसकी बुक है? अरुंधति राय की है। अभी हमने इनकी बुक पढ़ी है, कौन सी, कमेंट में बताओ, जो कि मैंने इंपॉर्टेंट भी बताई है आपको। आई टू हैड अ लव स्टोरी, रविंदर सिंह की एक बहुत ही पॉपुलर बुक है, आई टू हैड अ लव स्टोरी। वाइड रेंज इज, और फिर देन आफ्टर यहाँ पे अब बात करी जाए जो बहुत ज्यादा पूछी जा चुकी है, जैसे कि यहाँ पे विंग्स ऑफ फायर जो कि कलाम जी की हैं। इंडिया 2020, अब्दुल कलाम जी की बुक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हमारे जवाहरलाल नेहरू, एक्सपेरिमेंट, ट्रूथ, एग्जाम एरिया, ट्रेन टू पाकिस्तान, सुटेबल बॉय, विक्रम शेठ। अभी मैंने जो बताया है सबका ये एकदम रिवीजन है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे कि गुलाम मोहन नेहरू, ये तो रिवीजन है। फिर यहाँ पे कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि यहाँ पे जो शशि थरूर की हैं एकदम सारी बुक्स यहाँ पे कलेक्ट कर ली गई हैं, जैसे कि यहाँ पे बताए एन एरा ऑफ डार्कनेस है, इन ग्लोरियस एम्पायर है, वाई आम ए हिंदू, द हिंदू वे। इस तरीके से ये सारी बुक शशि थरूर जी की बुक है, आपको ये याद होनी चाहिए। शशि थरूर की बुक बहुत ही ज्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। अमित त्रिपाठी ये बहुत ही पॉपुलर है, यानी कि ये शिवा पे ज्यादा बुक्स लिखते हैं, यानी भगवान भोलेनाथ पे। इनकी जो द इमर्टल ऑफ मेलुआ बहुत ही पॉपुलर बुक है। द सीक्रेट ऑफ नागाज, ओथ ऑफ वायुपुत्रास, ठीक, और श्री रामचंद्र पे भी इनकी है। शिशन ऑफ इक्ष्वाकु, द सीता वेरियर ऑफ मिथिला, ठीक है। ये क्या हो गया, एक सेकंड गाइस, हाँ मैं यही बताना। हाँ, तो जैसे कि यहाँ पे बात करी जाए कि जो ये है इक्ष्वाक और द सीता वेरियर ऑफ मिथिला, रावण द एनिमी ऑफ आर्यव्रत और वार ऑफ लंका, ये आप ध्यान रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। अमित त्रिपाठी जी की बुक है ये, ठीक है। और यहाँ पे और एक है लिजेंड ऑफ सोहेलदेव, धर्मा द छोला टाइगर, बहुत ही पॉपुलर बुक है। द छोला टाइगर काफी एग्जाम में पूछी गई है। व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, बहुत ही पॉपुलर बुक है, हमारे सुप्रीम एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ जी की है, जो कि बहुत ही पॉपुलर कई सारे डिफरेंट एग्जाम में पूछी जा चुकी है। वहीं हमारे जो ये एस जयशंकर जी हैं, उनकी भी है द इंडिया वे, वह भारत मैटर्स, पॉपुलर बुक है, इंपॉर्टेंट बुक है, इसको आप मार्क करिएगा। यस जयशंकर जी की बुक है, ठीक है। अनुराधा राय जी की कई सारी बुक्स हैं जो कि एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे कि एन एटलस ऑफ इम्पॉसिबल लॉन्गिंग, द फोल्डेड अर्थ, स्लीपिंग ऑन जुपिटर, ऑल लाइफ वी नेवर लिव्ड एंड कॉल्ड बाय द हिल्स, इस तरीके से। देन आफ्टर यहाँ पे विलियम डालरेम्पल की बुक है सिटी ऑफ डिजाइंस, व्हाइट मुगल्स, द लास्ट मुगल, नाइन लीव्स, द गोल्डन रोड, ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, काफी पॉपुलर राइटर हैं ये, ठीक है। आई होप कि बहुत सारे इन लोगों को जानते भी होंगे, जिसने हिस्ट्री का विद्यार्थी रहा होगा वो जानता होगा इन्हें। हरिवंश राय बच्चन, कौन नहीं जानता इन्हें, ठीक है। इनकी बुक्स जैसे कि मधुबाला, मधुबाला, मधुकलश और क्या भूलूं क्या याद करूं, ठीक है। ये क्या हो जाता है बार बार, क्या, सॉरी गाइस। तो बात करी जाएगी हरिवंश राय की जो बच्चन जी की जो बुक्स हैं, मधुबाला, मधु कलश, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बशीर से दूर, मैंने कि बशीर से दूर, ये अब हरिवंश राय बच्चन जी की बुक्स हैं। वहीं पे रामचंद्र गुहा जी की बुक्स देख लेते हैं, इनको भी हमारी बुक्स काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक बुक मैं आपको बता चुका हूँ, इंडिया आफ्टर गांधी, गांधी बिफोर इंडिया, ये दोनों बुक हैं, आप कंफ्यूज नहीं हो गया, ये सेम राइटर हैं इनके, रामचंद्र गुहा जी हैं। गांधी द ईयर्स दैट चेंज द वर्ल्ड और मेकर्स ऑफ द मॉडर्न इंडिया, ठीक है। ये बुक कौन है? रामचंद्र गुहा जी की द्वारा लिखी गई हैं सारी की सारी, ये आपको याद होनी चाहिए। फिर है सबसे ज्यादा अवार्ड विनर, यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जो आप एग्जाम में चर्चा में रहती हैं, गीतांजलि श्री जी, यानी कि कोई ना कोई अवार्ड इनको मिलता ही रहता है। जैसे कि यहाँ पे रेत समाधि एक बुक है, टॉम ऑफ शैंड है, मैं, हमारा शहर, उस बरस, इस तरीके से ये सारी आप इनकी राइटर जो हैं वो गीतांजलि श्री जी की सभी ये बुक्स हैं, वो याद कर सकते हो। ये हर एग्जाम में पूछी गई हुई हैं बुक्स हैं, सारी की सारी जितनी भी कलेक्टेड यहाँ पे आप देख रहे हो, सारी किसी ना किसी एग्जाम में पूछी गई हैं,
ठीक है, यहाँ पे रस्किन बॉन्ड जी हैं जो कि द रूम ऑन द रूफ लिखते हैं, द ब्लू अम्ब्रेला लिखते हैं, और रस्टी रन्स अवे ये भी उन्हीं की बुक है, टाइम स्टॉप्स एट शामली, अ फ्लाइट ऑफ फिजियंस, ये सारी बुक्स किसकी हैं? रस्किन बॉन्ड जी की हैं, काफी पॉपुलर राइटर हैं। ठीक, देन आफ्टर यहाँ पे बात करी जाए तो ये अमिताभ घोष की जो बुक है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे द शेडो लाइन्स, द ग्लास पैलेस, शी पॉपिंस, आ रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर, गन आइलैंड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। और बच्चे जो क्योंकि कई सारी ऐसी बुक्स आ जाती है जिन्होंने कभी सुनी नहीं होती हैं तो कुछ वो गलत मार्क करके आते हैं, तो आपको पता होगा, अब ये आप भूलने वाले नहीं है कि आपको पता होना चाहिए कि अमिताभ घोष की कितनी बुक्स हैं, कौन कौन सी बुक्स हैं। और हाँ, सुधा मूर्ति, अरे ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें कि इनका पूछा ना जाए, इन्हें अभी एक अवार्ड भी मिला है 2026 में, ठीक है, ग्लैंडरीज अवार्ड, जो कि सबसे उच्च अवार्ड माना जाता है इंडिया का। वाइज एंड अदरवाइज बहुत ही पॉपुलर बुक है, यानी कि अभी रिसेंट एग्जाम में हुए थे, अगर आप पीवाईक्यू वगैरह एनालाइज करते होंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा, वाइज एंड अदरवाइज, द डे आई स्टॉप्ड ड्रिंकिंग मिल्क, ठीक है, ये किसकी है? सुधा मूर्ति जी की बुक है, पॉपुलर बुक है। 3000 स्टिचेस, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रेट, द मैजिक ड्रम, ठीक है, ये सारी बुक्स किसकी हैं? सुधा मूर्ति की, इनको निग्लेक्ट करके नहीं जाना भाई, एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे ये, ठीक है, अपनी बुक्स को लेके। चेतन भगत, भाई कौन नहीं जानता, इनके जो नॉवेल्स का है हर कोई फैन है, हर कोई कायल है इनके फोक। और इनकी सबसे मोस्ट पॉपुलर जो वो बोली जाए 5.7, इसी पे जो आपने किसने कितने कितने लोगों ने बताया, कमेंट में बताओ कि 3 इडियट जो एक मूवी आई थी वो कितने कितने लोगों ने देखी है, वो इसी नॉवेल पे बेस्ड है, किसको पता था इसके पहले, ठीक है, वो इसी इनकी एक चेतन भगत की जो बुक है 5.7 वो इसी पे बेस्ड ऑन है, ठीक है। फिर वन नाइट एट दी रेड कॉल सेंटर, बहुत ही पॉपुलर बुक है। द थ्री मिस्टेक ऑफ लाइफ, ये भी चेतन भगत जी की बुक है। टू स्टेट्स, इस पे भी मूवी बनी हुई है। रेवोल्यूशन 2020, हाफ गर्लफ्रेंड, इस पे भी मूवी बनी हुई है। वन इंडियन गर्ल, देख रहे हो चेतन भगत जी को। फिर यहाँ पे अब्दुल कलाम जी की बुक्स हम ऑलरेडी पहले ही देख चुके हैं, बाकी ये टर्निंग पॉइंट जो नई बुक है, माई जर्नी एंड ट्रांसिडेंस, विंग्स ऑफ फायर, इग्नाइटेड माइंड्स, ये सारी इंडिया 2020, कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे रेवोल्यूशन 2020 है और इंडिया 2020 है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये अब्दुल कलाम जी की है, ये चेतन भगत जी की है, ठीक। देन आफ्टर यहाँ पे प्रेमचंद, अरे भाई हिंदी लिटरेचर में ऐसा राइटर जो कि जिसकी बुक हर एक एग्जाम में पूछी जाने वाली है, तो यहाँ पे गोदान, बहुत ही पॉपुलर जो इनका जो नॉवेल है, गबन, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि, सेवा सदन, यहाँ पे भूमि से रिलेटेड शब्द समझ सकते हो, कर्मभूमि रंगभूमि दोनों मैच खाते हैं, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए प्रेमचंद जी की ये बुक्स हैं, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा और आपने ये वीडियो लाइक भी कर दी होगी और हमें सपोर्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने हर एक राइटर की हर एक उनकी बुक्स जो है जो कि हमें डिस्कस करनी चाहिए थी, डिस्कस कर ली है। अब हम बढ़ते हैं अपने इंडिया एंड रैंकिंग्स पे, ठीक है। इसकी जो रैंकिंग है जो कि हमें पता होनी चाहिए कि कहाँ पे स्टैंड कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए, इससे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं। जो यानी कि बात करी जाए तो कि हमारा जो हैप्पीनेस यानी खुशहाली रिपोर्ट जो है उसमें कहाँ में हम स्टैंड करते हैं, तो 116वीं रैंक है हमारे भारत की, ठीक है, इकोनॉमिक्स टाइम्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकंड पे बात करी जाए तो ग्लोबल इनोवेशन, यानी कि इनोवेशन में हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, तो इनोवेशन जो है वो हमारा 30th यानी कि 38वीं स्थान है विप्रो के अनुसार, ठीक। देन आफ्टर तीसरा जो अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, करप्शन के मामले में जो परसेप्शन इंडेक्स है 2025 के हिसाब से अगर बात करी जाए तो ये 91 पे स्टैंड करते हैं हम, ठीक है। वहीं पे दूसरी इधर भी देख लेते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसटीजी इंपॉर्टेंट है, ये 99th पे हमारी रैंकिंग है, ठीक है, जो यानी कि आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंक 116वीं है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 38वीं है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 91st है। तो यहीं पे ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि जो शांति से रिलेटेड है वो हमारी जो इंडेक्स है वो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ये 115वीं रैंक है, ठीक है। एंड वर्ल्ड फ्रेश फ्रीडम इंडेक्स जो है 2026, बहुत ही यानी कि जो हमारी जो पत्रकारिता का जो स्थान है जो कि आजकल ट्रेंड में भी है, तो उसकी जो रैंक है वो 197वीं रैंक है, ठीक है, आपको पता ही होगा, ये आपको पहले से पता होगा। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जो है 77वीं पे आता है, ठीक है। फिर एक साथ हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे बात करी जाए तो 38वीं ग्लोबल इनोवेशन, 91st पे करप्शन पे है, 99 एसडीजी यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, 105 ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ये अब नया था, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पे हमारा जो है वो 105वीं रैंक है, 115वीं 20 पे है, और हैप्पीनेस 116 पे है, ह्यूमन डेवलपमेंट 130 पे है, और वहीं सबसे लास्ट में जो आता है हमारा पत्रकारिता जो कि ट्रेंड में है, और इन लोगों को पता होना चाहिए कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 105 पे है,
ये आपको पता होना चाहिए। फिर से यहाँ पे देख लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हैं, एग्जाम से पहले आपको क्लिक हो जाना चाहिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस जो है 116 पे आती है, इनोवेशन 38 है, 38 ठीक है। करप्शन 91, यानी कि 91 से करप्शन होते चला आ रहा है, इस तरीके से भी याद कर सकते हो। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 130वीं रैंक है, ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि 130 साल के हो गए और अभी भी डेवलपमेंट चल रही है, ठीक है। इस तरीके से याद कर सकते हो, मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ। एसडीजी यानी कि 99 पे आ गए, यानी कि 99 पहुंच चुके हैं। एसडीजी हमारे जो डेवलपमेंट है 99% हो चुकी है, इस तरीके से। ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है वो पीस पीस यानी कि 15th पीस इस तरीके से याद कर सकते हो। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, ये तो आपको पता ही होगा, ये भूल ही नहीं सकते हो आप, मुझे लगता है। तो हैंडली पासपोर्ट इंडेक्स जो है 77, यानी कि 77 है, पासपोर्ट लेके जाएंगे बाहर 77 यानी कि 77 ठीक है। और ग्लोबल हंगर हंगर भुखमरी जो मरे जा रहे हैं, 10-5 लोग भुखमरी से मरे जा रहे हैं, 10-5 लोग मतलब 105, 10-5 लोग मतलब 105, ठीक है दोस्त। याद मुझे लगता है ये इस तरीके से आपने याद कर ली होगी, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे कि यहाँ पे 130 130 रैंक है, ठीक है। 130 साल के हो गए और अभी भी ह्यूमन डेवलपमेंट चल रही है, इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे तो कुछ अवार्ड्स हैं जैसे कि जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पता होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये पूरे अवार्ड्स आपको नहीं याद होना ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे अवार्ड हैं जो कि आपको पता होने चाहिए और उससे डायरेक्ट आ सकते हैं। उसमें से बहुत जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वही मैं आपको बताऊंगा, जो कि पूरे आपको याद करके नहीं रखने हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वो आप वीडियो में हमें थोड़ा सा भी बता सकते हो और मोटिवेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मुझे एक काम करने का जो मोटिवेशन है तभी मिलेगा, और जब आप इसको पसंद करेंगे। तो यहाँ पे बात करी जाए कि जो पद्म अवार्ड्स हैं 2026 के, तो पद्म विभूषण है सिर्फ ये 5 लोगों को मिला है। इसमें से सबसे एक बंदे का नाम आपको याद रखने हैं, वो धर्मेंद्र देओल थे, ठीक। वो काफी पॉपुलर हैं और वो उसको सब लोग जानते भी हैं, ये आर्ट से रिलेटेड है, ये एक्टर थे, जो कि आपको पता भी होगा, ठीक है। और ये जैसे कि केटी थॉमस हैं, धर्मेंद्र हैं, एन राजन है, वी एस अच्युतनंदन है और पी नारायण है, ठीक है। पी नारायण एक ये राइटर हैं, यानी कि ये लिटरेचर से फील्ड से आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। पद्म विभूषण इतने लोगों को मिला, लगभग 13 लोगों को। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि पद्म विभूषण 2026 कितने लोगों को मिला, 5 लोगों को मिला पद्म विभूषण। विभूषण 5 लोगों को, सबसे हाईएस्ट टॉप पे यही है, सेकंड टॉप पे ये पद्म भूषण है जिसमें कि 13 लोगों को मिला इस साल, ठीक है। इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट आपको नाम याद रखना है, एल्का याग्निक जी को मिला है, म्यूजिक से रिलेटेड ये है। सुधा मूर्ति, जो कि मैंने अभी बताया, सोशल वर्क बुक्स, इनकी बुक्स भी काफी इंपॉर्टेंट है और इनको देखो अभी पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया है। फिर मेधा पाटेकर, ये सोशल वर्क से है। और वहीं रविचंद्रन अश्विन, यानी कि हमारे क्रिकेट के जो बहुत ही अच्छे स्पिनर माने जाते हैं, उनको भी यहाँ पे पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। बाकी ये सारी लिस्ट है, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो। देन आपने यहाँ पे अगर बात करी जाए पद्मश्री, यानी कि तीसरा थर्ड जो है, सबसे जो हाईएस्ट अवार्ड है अपने भारत का, उस वो 113 लोगों को दिया गया है, जिसमें कि रोहित शर्मा स्टैंड करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नाम, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका सबसे पहले जो है आपको रोहित शर्मा को याद रखना है, स्पोर्ट्स है यानी कि क्रिकेट है, अपने भारतीय टीम के कैप्टन रह चुके हैं। हरमनप्रीत कौर हैं, ये भी क्रिकेट से अपना परिचय रखती हैं। और सविता पुनिया, ठीक है, ये भी हॉकी से रिलेटेड है। और यहाँ पे आर माधवन, जो कि आर्ट सिनेमा से रिलेटेड है, एक्टर हैं, बहुत ही पॉपुलर एक्टर हैं। सतीश शाह, ये इन्होंने मरणोपरांत इनको मिला है। और यहाँ पे अनुपम खेर को भी यहाँ पे पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है, ये याद नाम आपको भूलना नहीं है। यहाँ पे गुलशन ग्रोवर को भी आप नहीं भूल सकते हैं। पीयूष गोयल, जो कि आपको पता ही होगा, ये तो मंत्री हैं, इनको भी मिला है, ठीक। और इतने सारे नाम थे। बाकी हाँ, जाकिर खान, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम की जाकिर खान, जो कि अपने जो कॉमेडियन है, स्टैंड अप कॉमेडियन, उनको भी ये अवार्ड से नवाजा गया है। एंड मैनी मोर, इस सारे इतने सारे अवार्ड्स जो हैं पद्मश्री, उन्हें दी गई है। तो इस तरीके से अवार्ड थे, और भी इनसे कुछ और भी ज्यादा जो अवार्ड हैं जो आपके एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है, वो आप देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि यहाँ पे ज्ञानपीठ जो अवार्ड है 2026 विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। यह ज्ञानपीठ अवार्ड 2026 गीतांजलि श्री जी को मिला है। इनकी जो बुक्स भी है वो हमने अभी ऑलरेडी पहले पढ़ी है, तो किसी न किसी फॉर्म में इनकी बुक्स आपको दिखेंगी या फिर अवार्ड से रिलेटेड दिखेगा क्वेश्चन, ठीक। शांति स्वरूप भटनागर प्राइज 2026 है, मल्टीपल साइंटिस्ट के ये आते हैं, ठीक है, ये अवार्ड दिया जाता है। व्यास सम्मान जो है चंद्रशेखर कंबर को मिला है। साहित्य अकादमी अवार्ड जो 2026 है, वो ये भी मल्टीपल विनर्स हैं, जिसमें 24 लैंग्वेज में मिलता है, तो उनको सबको अलग अलग मिला है, तो यहाँ पे आपको ये याद नहीं रखना है, ठीक है। बुकर प्राइज इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
तो यहाँ पे बुकर प्राइज जो है डेविड सेजले, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, ये याद करके रख लो। जो बुकर प्राइज जो है डेविड सेजले को मिला है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज जो है बानू मुस्ताक, ये भी इंपॉर्टेंट है। इनकी जो बुक है हार्ट लैम्प, ठीक है, याद रखना। क्रॉसवर्ड बुक अवार्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ टाइम यानी कि कैरनी ब्रैडले को मिला है। फिर यहाँ पे नोबेल प्राइज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स से रिलेटेड जो है वो जॉन, इस तरीके से नाम है। और केमिस्ट्री से ये नाम है, मेडिसिन से ये नाम है। और यहाँ पे लिटरेचर का जो ये काफी ये नाम जो काफी मॉक टेक्स्ट में आपको दिखता होगा, अगर आपने दिया होगा तो ये याद रखना, ठीक है, ये इनको भी अवार्ड मिला है। ठीक है, इकोनॉमिक्स से बात करें तो जोएल मकर, फिलिप एजियन, पीटर हॉयट, यानी कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आ जाता है तो आप थोड़ा सा गेस कर पाएंगे। आपके एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप अच्छे से पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आइएगा, छोड़ के मत ना आइएगा। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड्स जैसे कि बेस्ट पिक्चर जो अनोरा है उसके लिए मिला था। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जो है बेस्ट फिल्म भी उसी को मिला है। ग्रैमी अवार्ड एल्बम ऑफ द ईयर द कॉवबॉय कार्टर विनांस को मिला था 2026 का। ठीक है, पुलित्जर अवार्ड है, मल्टीपल विनर्स हैं, तो इसको एक लिस्ट में बताना पॉसिबल नहीं है। एबल प्राइज जो है वो डेनिस गैट्सबुरी को मिला है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत अच्छे तरीके से प्रोनाउंसिएट कर पा रहा हूँ, अगर कोई गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा थोड़ा। ठीक है, टर्निंग अवार्ड जो है यहाँ पे इसकी जो है अमित कुमैली को मिला है। ठीक है, यहाँ पे बात करी जाए तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो अवार्ड विनर्स हैं वो इनकी लिस्ट इस तरीके से है। जैसे कि यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण नाम है नीरज चोपड़ा, एथलेटिक्स, इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2026 मिला है। ठीक है, अर्जुना अवार्ड जो है ये आर प्रज्ञानंदन है, चेस से आते हैं। और यहीं पे ये कुछ नाम्स हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सबसे जो इम्पोर्टेंट नाम है मनु भाकर, जो शूटिंग से अपने शूटिंग स्पोर्ट से रिलेशन रखती हैं। वहीं पे ये दीपा कर्मकर मिलो है, हरमनप्रीत कौर को मिला है, ये भी क्रिकेट से हैं। इनको कौन से अवार्ड मिले? अर्जुना अवार्ड। ठीक है, यानी कि जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो हाईएस्ट अवार्ड है वो अर्जुना अवार्ड है। ठीक है, फिर यहाँ पे द्रोणाचार्य अवार्ड भी मिला है, ये परस को मिला है। और ये फुलेला गोपीचंद जो कि पॉपुलर है, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट जो है बलबीर सिंह सीनियर को मिला है। और यहाँ पे FICCI स्पोर्ट्स जो पर्सन ऑफ द ईयर 2026 है तो नीरज चोपड़ा जी रह चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर कुछ उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भी अवार्ड हैं, जैसे कि यहाँ पे सेवरल अचीवर्स हैं बहुत सारे, जैसे कि महाराष्ट्र भूषण जो है आशा परेख हैं, कर्नाटका रत्न जो अवार्ड है BM हेगड़े जी हैं। केरला ज्योति अवार्ड जो है मुकुंदन राइटर है। तमिलनाडु के जो कालामणि जो है मल्टीपल आर्टिस्ट हैं, यहाँ पे आप उसको नहीं पढ़ना है। ठीक है, साइंस से रिलेटेड शांति स्वरूप भटनागर प्राइज है, बहुत सारे विनर्स हैं, तो यहाँ पे एक नहीं लिया गया, इसकी सारी मल्टीपल हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, परमवीर चक्र जो है मेजर राम स्वामी परमेश्वरन को मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मार्क करेंगे इसको, तो ये आपको पता होना चाहिए कि परमवीर चक्र जो है PVC जो हाईएस्ट मिलिट्री जो अवार्ड है दिया जाता है, जो कि शहीद वगैरह हो जाते हैं उन लोगों को दिया जाता है। जैसे अशोक चक्र 8 अवार्ड जो इस साल दिए गए हैं। और वहीं पे बात करी जाए तो वीर चक्र जो है 37 अवार्ड दिए गए हैं। कीर्ति चक्र 54 लोगों को दिया गया है। शौर्य चक्र 66 लोगों को दिया गया है। एंड सेना मेडल जो है वो 55 लोगों को दिया गया है। और ये 10 अवार्ड हैं गैलेंट्री। ठीक है, वायुसेना 13। तो ये कुछ इस तरीके से अपने अवार्ड थे। यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल अवार्ड भी विनर्स देख लेते हैं, मेजर स्पोर्ट्स इवेंट्स, जैसे कि यहाँ पे ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी, तो इसका विनर जो है हमारा प्यारा भारत इंडिया रहा है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन था? राजेंद्र रविंद्रा थे। और फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच जो कि आपका कैप्टन रोहित शर्मा था। ठीक है, टेनिस से रिलेटेड बात करी जाए तो इंपॉर्टेंट है ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है कार्लोस एल्क्राज है, इसको डबल स्क्रॉल करोगे, ये डबल स्टार क्वेश्चन है, हर एग्जाम में आपको दिखेगा, हर मॉक में आपको दिख जाएगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन, तो फ्रेंच ओपन जो मीन्स सिंगल्स हैं वो अलेक्जेंडर जेरेव हैं। ठीक है, अगर वुमेन्स पूछे तो वुमेन्स बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि मीरा एंड्रीवा है। ठीक है, यहाँ पे एलिना रैबिकिना है। ठीक, देन यहाँ पे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2026 यहाँ पे नहीं है, इन्होंने 2026 नहीं, ये 2024 का जो विनर थे डी गुकेश थे। और यहाँ पे मैक्स वेस्टर्न है जो ये फार्मूला 1 कार के जो वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, ये इस तरीके से हैं। FIS ये अगर आप छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, जो कि बेसिक चीजें हैं वो आपको पता होनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देन हम अब आ जाते हैं अपने न्यू अपॉइंटमेंट्स पे, जो कि आपकी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अपॉइंटमेंट से आपके क्वेश्चंस बनने के चांसेस होते हैं। आप यानी कोई ना कोई क्वेश्चन जो आपका जरूर पूछा जाएगा यहाँ से। तो जैसे कि यहाँ पे पूछा जाए हु वाज अपॉइंटेड एज अ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली इन
मार्च 2026, यानी कि 2026 में दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो यहाँ पे तारंजित सिंह संधू हैं, जी हैं, अभी भी हैं। हु इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख? जो विनय कुमार सक्सेना है, ठीक है, दिल्ली के भी गवर्नर रह चुके हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ बिहार? बिहार के गवर्नर जो कौन है? सैयद अता हुसैन हसैन है, हसनैन है। नंद किशोर यादव हैज बीन अपॉइंटेड फ्रॉम व्हिच स्टेट? नागालैंड, ठीक है। आर एन रवि हैज अपॉइंटेड गवर्नर ऑफ हिच, यानी कि आर एन रवि जो है किस स्टेट के गवर्नर हैं? तो वेस्ट बंगाल के हैं। और यहाँ पे कविंदर गुप्ता हैज बीन अपॉइंटेड हिमाचल प्रदेश। कविंदर गुप्ता जो है हिमाचल प्रदेश से हैं। और वहीं पे हु इज रिजनेशन ऑज गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल ऑज एक्सेप्टेड? सीवी आनंद बोस, ठीक है। इस तरीके से हैं ये जो कि आपके इंपॉर्टेंट है। डिफेंस से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बन सकता है, ठीक। तो यहाँ पे जो इस टाइम पे जो सीडीएस हैं वो एन एस राजा सुब्रमण्य हैं। और सक्सेसर किनकी जगह पे आए हैं? ये अनिल चौहान की जगह पे आए थे। राजा सुब्रमण्य जो हैं वो वाइस चीफ आर्मी स्टाफ हैं। सीडीएस जो है इज द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री। और इससे कुछ और जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ पे जो एक बहुत प्यारा नाम है एनएसए, यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, जो अजित डोवाल। इन्हीं की वो जो इन्होंने वो जो अभी मूवी बनी है धुरंधर, उसमें इनका काफी रोल दिखाया गया है, ठीक है। और हाँ, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये आपको पता होना चाहिए, चीफ आर्मी स्टाफ, आर्मी के जो स्टाफ हैं वो आपके यहाँ पे जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, ठीक है। यहाँ पे जुडिशरी से रिलेटेड देखो, जो संजीव खन्ना सबसे जो मेन जो हैं वो संजीव खन्ना जी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। अभी हाल ही में ये नियुक्त हुए हैं जस्टिस। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अटॉर्नी जनरल इंपॉर्टेंट है। अटॉर्नी जनरल कौन है? आर वेंकटरमन, ठीक है। और सॉलिसिटर जनरल ऑफ तुषार मेहता जी हैं। और 8th कमीशन जो उन्होंने पास करा है, चेयरपर्सन जो है हेड एंड जस्टिस रंजना देसाई। और 7th सीपीसी जो है वो जस्टिस पीवी रंजीव हैं। यहाँ पे बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी जो अपॉइंटमेंट्स हैं, स्वामीनाथ जानकी राम हस्बैंड जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर हैं। और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर इन रोहित जैन, मई 2026 में, ठीक है। मुझे नहीं लगता और इससे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पे ये इससे क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो यहाँ पे सबसे यूएन सेक्रेटरी जनरल जो है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एंटोनिया गुटेरस जी हैं, पता होना चाहिए। मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ आईएमएफ, आईएमएफ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो कौन है? आईएमएफ का फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है? बताओ, कमेंट में बताओ। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो इंडियन मॉनेटरी फंड, इंडियन मॉनेटरी फंड, ये आईएमएफ का फुल फॉर्म है, आपको पता होना चाहिए। वर्ल्ड बैंक के जो इनके जो वो अध्यक्ष हैं, सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो वो क्रिस्टेलिना जॉर्जिया हैं। वर्ल्ड बैंक जो है अजय बग्गा है, अपने इंडिया के मूल से हैं, भारतीय मूल से हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ डब्ल्यूएचओ के जो जनरल हैं वो कौन है? डब्ल्यूएचओ के जनरल हैं डॉक्टर टेड्रोस एडनोम। और डब्ल्यूटीओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डब्ल्यूटीओ के जो डायरेक्टर जनरल है नागोजी ओकोंजो इवेला, यानी कि टिनो गुटेरस, नागोजी ओकोंजो इवेला। और वर्ल्ड बैंक जो ये सीईओ या फिर प्रेसिडेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको पता होना चाहिए। बाकी इनके अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको अगर पढ़ना भी चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर यहाँ पे देखिए बात करी जाए तो इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हैं, जैसे कि यहाँ पे रोजर विनी जो है, ये आपके बीसीसीआई 2026 के जो प्रेसिडेंट हैं वो नियुक्त किए गए हैं। और यहाँ पे हॉकी जो है दिलीप की हैं। और जो बॉक्सिंग से रिलेटेड है वो अजय सिंह जी हैं, ठीक। कमेटी और कमीशन पैनल जो है वो इस तरीके से हैं, अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। बाकी जो यूपीएससी 2026 के जो चेयरपर्सन है वो मनोज सोनी जी हैं। एसएससी के जो चेयरपर्सन है वो गोपाल कृष्णन है। काफी इन पे रील्स वगैरह बनती रहती हैं, आज शायद आप जानते होंगे। एनसीईआरटी के जो चेयरपर्सन है वो दिनेश प्रसाद शक्लानी जी हैं। और और इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए? हाँ, फाइनेंस कमीशन, तो अरविंद पनगड़िया जी हैं, ठीक है। ये बाकी और भी पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। मुझे लगता है जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और लास्ट मोमेंट पे आपके पास यहाँ पे मैंने बताया कि अभी चीफ इलेक्शन जो है वो ज्ञानेश कुमार हैं। जो सीएजी हैं वो गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, ठीक है।
और चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो हैं हीरालाल समरिया हैं। और ठीक है, ये अगर चीज़ें नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जो उत्तर प्रदेश की जो गवर्नर हैं वो आनंदीबेन पटेल हैं। चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। चीफ सेक्रेटरी कौन है? मनोज कुमार सिंह हैं। डीजीपी उत्तर प्रदेश के कौन है? प्रशांत कुमार हैं। एडवोकेट जनरल ऑफ उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार मिश्रा हैं। और यूपी पीएससी यानी कि जो पीसीएस के जो वो चेयरपर्सन है वो डॉक्टर संजय श्रीनाथ हैं। और यहाँ पे जो कोई मुझे नहीं लगता इम्पोर्टेंट है, तो मैं अब आगे बढ़ूंगा। और आई होप कि ये वीडियो आपने लाइक कर दी होगी। तो यहाँ पे आप जाते हैं कुछ अपने स्टैटिक पोर्शन पे अभी आ जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रेम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, प्रेम्बल से क्वेश्चन हमेशा बनता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं हर कई बार इसको बता चुका हूँ। जैसे कि यहाँ पे इसकी बात करी जाए तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन बात करी जाए तो यहाँ पे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका ये हो जाता है, प्रेम्बल जो है वो संविधान का इंट्रोडक्शन कहलाता है। इसको वो इंट्रोडक्शन बोला जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ टू दी कॉन्स्टिट्यूशन। इट सेट्स आउट द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि देश और जो इसके आदेश प्रस्ताव के बारे में भी आपको इसको जानने को मिलता है। आइडेंटिटी कार्ड भी इसको कहा जाता है। ओरिजिन कहाँ से हुई, ये कहाँ से इंस्पायर हुआ, तो यूएसए से लिया गया है। किसके, इसका जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो कौन लाया था? वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी लाए थे। कब लाए थे? 22 जनवरी 1947 में लाए थे। ठीक है, ये कुछ उस टर्मिनोलॉजी हैं, कीवर्ड्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, उनकी आगे डिफिनेशंस लिखी हुई हैं। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव्स हैं जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ठीक है, ये भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसकी जो नेचर है वो नॉन इन्फोर्सेबल है। इन कोर्ट में इसको इन्फोर्स नहीं कर सकते। ये नॉट सोर्स है पावर, पावर का सोर्स नहीं है। और सबसे खास बात क्या है, ये पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट माना जाता है। इट लेज डाउन द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट केस क्या है, कुछ वेरी वेरी क्वेश्चन जो है कि सुप्रीम कोर्ट कहता है हेल्ड दैट प्रिम्बल इज नॉट ए पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन वहीं पे केशवानंद भारती बोलता है कि ये इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अमेंडमेंट जो है, जो कि जो बहुत ही जो खास ज्यादा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है, इसमें मैंने अमेंडमेंट भी इंक्लूड करे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो 42वां संविधान संशोधन है, जो कि 1976 में लाया गया था। उसमें जो 3 वर्ड ऐड कराए गए थे वो आपके यहाँ पे हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ठीक है, ये सारे वो सब जो हैं वो ऐड करे गए थे, यानी कि कौन से संविधान संशोधन में? 42वें संविधान संशोधन में। ठीक है, तभी ये प्रिम्बल जो है अमेंड करी गई थी, यानी कि उसको संविधान संशोधन हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन गलत करके आते हैं लोग बच्चे, एडॉप्शन और इन्फोर्समेंट। इन्फोर्समेंट मतलब लागू हुआ था, एडॉप्शन मतलब माना गया था, यानी कि अपनाया गया था। ठीक है, अडॉप्ट कब हुआ था? जैसे कि 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया, लेकिन उस टाइम पे इन्होंने इन्फोर्स नहीं कर पाया। जैसे कि पहले तो जैसे रूल सारे बन जाते हैं और एक सिग्नेचर मिल जाते हैं, उनको पास कर दिया जाता है, लेकिन वो जो फोर्स नहीं होते ना जब, लेकिन जो फोर्स होता है तब वो जो केम इनटू फोर्स है, जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट हुआ था, 26 जनवरी 1950 को इनफोर्स हुआ था। ये यहाँ आपके क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक टाइप बेस्ड क्वेश्चन है जो कि आपको गलत क्वेश्चन मार्क करा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड अमेंडमेंट भी हैं, लेकिन इससे पहले हम कुछ आर्टिकल्स जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो देख लेते हैं, जो कि खास जो आपके लिए कलेक्ट करे गए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दोस्त। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा सारे आर्टिकल्स रिवाइज नहीं कराए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे जो खास इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है वो, जैसे कि यहाँ पे बात करी जाए तो बाकी तो आपको पता ही होंगे, मुझे पता है, लेकिन यहाँ पे आपके जो खास रिवीजन है वो इंपॉर्टेंट को मान के रखी गई है। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, जो कि आर्टिकल 14 में है, आर्टिकल 15 में है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जिसमें किसी भी हम भेदभाव नहीं कर सकते हैं, उसका डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव नहीं कर सकते किसी को। जैसे कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियन, धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर, सेक्स या फिर प्लेस के आधार पर हम किसी को भी भेदभाव नहीं कर सकते, यानी कि डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आर्टिकल 16 है, यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी है किसी भी रोजगार प्राप्त करने के लिए, हम सारे लोग सभी सिटीजन समान हैं, यानी कि बराबर हैं। ठीक है, आर्टिकल 19 में है राइट टू फ्रीडम। ठीक है, राइट टू फ्रीडम मतलब जैसे कि स्पीच से रिलेटेड एक्सप्रेशन है, राइट टू असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड प्रोफेशन, कुछ भी है, ये सारे आर्टिकल तो जो राइट दिए गए हैं वो आर्टिकल 19 से दिए गए हैं। आर्टिकल 21 से राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 32 बहुत ज्यादा है, इसको बी आर जो अंबेडकर जी ने है संविधान की आत्मा बोला है, इसको सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 32 बोला जाता है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल जो जितनी भी रेमेडीज हैं वो आपको इसी में मिल जाएंगी। ठीक है, इसीलिए इसको भीमराव अम्बेडकर जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के जनक माने जाते हैं, उन्होंने इसको बोला है द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसको बोला है? आर्टिकल 32 को। ठीक है,
ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैंने अभी बताया कि इन कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स कब हुआ था, 26 जनवरी 1950 को होता है। टोटल आर्टिकल कितने हैं, 448 हैं प्रेजेंट टाइम में। पार्ट्स कितने, भाग कितने हैं, 22 हैं। सूचियां कितनी हैं, 12 हैं। कौन फादर इसके है, किसने बनाया था, तो भी आर अम्बेडकर जी इसके जो जनक हैं। ठीक है, आर्टिकल 38 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 38 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड है, आपको पता होना चाहिए। 36 से 51 ये जो आर्टिकल है वो आपको डीपीएसपी से रिलेटेड होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 39 है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, जो सर्टेन प्रिंसिपल गाइड द पॉलिसी ऑफ द स्टेट, जो कि 39 में होती हैं। आर्टिकल 51 फंडामेंटल ड्यूटीज जहाँ पे हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 51A सब आर्टिकल, ठीक है। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज टू ऑफ एवरी सिटीजन है, वो किस आर्टिकल में है, वो आर्टिकल 51 में दी गई हुई है आपको। आर्टिकल 52 में क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एक भारत का राष्ट्रपति होगा। वहीं पे आर्टिकल 61 है कि भारत के राष्ट्रपति पे महाभियोग यानी कि इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि उस पर महाभियोग लगा के उसको हटाया जा सकता है उसकी पोस्ट से या फिर उसके पद से। ठीक है, तो सरकार गिराई जा सकती है, ये बोले तो। वहीं पे आर्टिकल 74 में हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो हैं वो एडवाइस करते हैं हमारे प्रेसिडेंट को। ये आपका जो है प्रेसिडेंट सेलेक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मिनिस्टर्स की जो भी काउंसिल जो चाहेगी या उनकी जो सलाह वगैरह होगी उस पर वो उनकी बात मानी जाएगी। ये आर्टिकल 74 में है। वहीं आर्टिकल 79 पे है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि पार्लियामेंट जो है वो किस आर्टिकल के थ्रू बनाई जाती है, वो आर्टिकल 79 में। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जो कि, और कुछ इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला ये है आर्टिकल 68। इसके द्वारा ही अमेंडमेंट होते हैं, संविधान संशोधन किस आर्टिकल के माध्यम से होते होते हैं, तो ये यहाँ पे 368 जो संविधान जो आर्टिकल है 368वां, इसके थ्रू अमेंडमेंट्स होते हैं या संविधान में, ये इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 226 में पावर ऑफ हाई कोर्ट्स है, 224 में 226 में आर्टिकल हाई कोर्ट है। 25 में बात करें तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस ऑफ एनी प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 22 में है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। आर्टिकल 20 में है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस। ये इस तरीके से थे, सारे मैंने रिवाइज करा दिए हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट थे। तो यहाँ पे आपके पास थोड़ा सा अगर टाइम हो तो यहाँ पे आप सूचियां, इसके पहले सूचियां हैं जो कि भी वो भी बहुत काफी इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी से ये क्वेश्चन अगर बनेगा तो यहीं से बनेगा। ठीक है, आर्टिकल से बन जाएगा या फिर सूचियों से बन जाएगा या फिर अमेंडमेंट से बन जाएगा। इसके अलावा तीसरा कोई ऑप्शन बनता नहीं। वैसे पढ़ने को तो आप पूरी लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हो, लेकिन अगर जो आपका सिलेबस है या फिर जो एग्जाम के पॉइंट आउट से बात करें तो इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे सो पहली शेड्यूल है जिसमें कि आपकी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज होती हैं, यानी कि संघ और केंद्रीय जो उसकी जो टेरिटरी होती है। सेकंड शेड्यूल में सैलरीज और अलाउंसेस होंगे, जितने प्रेसिडेंट, गवर्नर एंड स्पीकर्स हैं उनकी बात करी जाएगी। और थर्ड में उनकी जो ओथ है, शपथ दिलाई जाती है। फोर्थ में एलोकेशन, यानी कि राज्यसभा की सीटों का आवंटन, कब से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली जो शेड्यूल है, ये फोर्थ शेड्यूल है और कंफ्यूजिंग भी, लोग गलत करके आते हैं। पांचवी है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज, और जिसमें कि ये नॉर्थ ईस्ट के स्टेट आते हैं। और सिक्स्थ शेड्यूल में ये जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये वाले ट्राइबल एरियाज आते हैं। फिफ्थ और सिक्स ये इंपॉर्टेंट रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा फोर्थ शेड्यूल है। उसके बाद में एट शेड्यूल जो है, जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड है, जो जिसमें कि 22 लैंग्वेज का कंसीडर करा गया या वर्णन है। नाइन्थ शेड्यूल में एक्ट एंड रेगुलेशन प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू है। और 10th शेड्यूल है एंटी डिफिक्शन लॉ, यानी कि जिसके थ्रू अगर अभी बात करी जाए तो वो पार्टी बदली जाती है। ठीक है, उसको ही बोलते हैं ये 10th एंटी डिफिक्शन लॉ। ये 10th शेड्यूल में है, 10वीं सूची में। 11th सूची में हमारी पंचायत है, और 12वीं सूची में है जो म्यूनिसिपैलिटीज, यानी कि हमारी जो नगर पालिका आती है वो आपकी 12वीं सूची में है। ये सारी सूचियां आपको पता होनी चाहिए, अगर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे पार्ट से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ये पार्ट कौन सा है ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे बात करी जाए तो पार्ट पहला जो यूनियन टेरिटरीज हो गया, दूसरा सिटीजनशिप हो गया, तीसरा हो गया फंडामेंटल राइट, जिसमें 12 से 35 आर्टिकल्स 12 से 35 से हमारे फंडामेंटल राइट लिखे हुए हैं। वहीं पे आर्टिकल जो पार्ट चौथा है डीपीएसपी, ये भी पूछा जाता है कि किस भाग से है, तो चौथे भाग से डीपीएसपी आता है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इसका फुल फॉर्म है, जो कि आर्टिकल 36 से 51 आते हैं। ठीक है, वहीं पे पार्ट 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है। पार्ट 4A में आर्टिकल 51 है, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज लिखे हुए हैं। कितने लिखे हैं, 11 लिखे हैं, ये मैंने अभी आपको बताया है। द पार्ट 5 यानी कि पांचवा जो भाग है वो द यूनियन, जो यानी कि संघ है, आर्टिकल 52 से लेके 151 तक। वहीं छठा भाग जो है स्टेट, यानी कि राज्य।
ठीक है, जो कि 152 से लेकर 237 तक उसका वर्णन करा गया है। मुझे लगता है कि यहाँ से आपके कोई भी डाउट नहीं बचा होगा इससे, और इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। पहला जो अमेंडमेंट हुआ था 1950 में हुआ था, इसमें 9th शेड्यूल ऐड करी गई थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐड करा गया था। 7th जो अमेंडमेंट है रीऑर्गेनाइजेशन यानी कि राज्यों का पुनर्गठन, और 24वां जो संविधान संशोधन जो आपका है एनी पार्टी अमेंड एनी पार्ट यानी कि पार्लियामेंट्स पावर टू यानी कि पार्लियामेंट के पास ऐसी पावर है जो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी हिस्से को अमेंड कर सकती है, ठीक है, पार्लियामेंट यहाँ पे लिखा हुआ भी है। 25वां है प्रोटेक्शन ऑफ लॉज गिविंग ऑन डीपीएसपी, डीपीएसपी कोई भी अगर इफेक्ट आता है तो वो प्रोटेक्शन देता है, आर्टिकल ये 25th अमेंडमेंट, ठीक है, जो कि 1971 में लाया गया था। अबोलिशन ऑफ रेवेन्यू प्राइसेस, जो कि ये इस तरीके से है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन 42वां संविधान संशोधन, जो कि पीछा नहीं छोड़ेगा आपका एग्जाम, ये कहीं भी मिल जाएगा। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से किसको जानते हैं, आर्टिकल ये संविधान 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के भी नाम से भी जाने जाते हैं। इसमें 3 शब्द ऐड करे गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, ये मैंने अभी बताया है, ठीक है। 44वां संविधान जो है रिस्टोर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं। और वही 52वां जो संविधान संशोधन एडेड एंटी डिफेक्शन लॉ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अच्छा ये बताओ एडेड एंटी डिफेक्शन लॉ अभी किस सूची से आता है, यहाँ पे भी लिखा है तो गलत, आप लोग चीटिंग कर लोगे, 10th शेड्यूल है, ठीक है। 61वां संविधान संशोधन सबसे ज्यादा पूछा जाता है, लॉवर्ड वोटिंग एज यानी कि जो कि 21 से 18 एज कर दी गई मतदान करने के लिए, वोट डालने की जो एज है 21 से 18 कर दी गई, किससे संविधान संशोधन में हुआ ये, तो 61वां संविधान संशोधन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 23वां संविधान 73वां संविधान संशोधन हमारे पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ा हुआ है। 74वां नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। 86वां संविधान राइट टू एजुकेशन से है, इंपॉर्टेंट है। और 100 यानी कि 101st गुड्स एंड सर्विस टैक्स से इंपॉर्टेंट रिलेटेड है, ये आपको पता होना चाहिए। और ये शायद आपको सारा का सारा रिवाइज हो गया होगा, और इसमें कोई भी जो अगर 130वां है 103rd देखें तो 10% रिजर्वेशन हमें ईडब्ल्यूएस जो कि लगाते हैं, ईडब्ल्यूएस जनरल से जो कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं ईडब्ल्यूएस लेके आते हैं, उनको 10% का रिजर्वेशन हर सेक्टर में दिया जाता है। देखिए कि हम बात करें 104 में 10% रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और वहीं पे रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, एमपी एमएलए को डिस्क्वालीफाई करा जाता है, तो आर्टिकल 106 यानी कि 106वें संविधान संशोधन जो कि 2023 में लाया गया, ठीक है। 86वां संविधान संशोधन 2002 में लाया गया था, 61वां संविधान संशोधन 1986 में लाया था, और 42वां 1976 में, ये इंपॉर्टेंट है आपके। और मुझे लगता है कि ये सारे आपके रिवाइज हो गए होंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अडॉप्टेड और इनेक्टेड की डेट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपकी कंफ्यूजन नहीं होनी है। ये सारे पार्ट्स शेड्यूल हैं। आर्टिकल्स अमेंडमेंट कितने हैं, अमेंडमेंट 106 प्लस हैं। ये सारे पार्ट्स मैंने अभी बताए हैं आपको, और आर्टिकल्स भी मैंने बता दिया है। अब ज्योग्राफी से रिलेटेड कुछ हैं, जैसे कि इंडियन रिवर सिस्टम से क्वेश्चंस आते हैं आपके, जो कि आपको पता होने चाहिए, और छोड़ के जाना आपके लिए बहुत ही हानिकारक हो। तो यहाँ पे रिवर से बात करी जाए तो यहाँ पे हम बहुत जल्दी में फास्टली कवर करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता होगा पहले से, अगर नहीं पता है तो आप देख लीजिए, 2 टाइप की हमारी जो रिवर्स होती है, एक हिमालयन रिवर होती है, एक पेनिसुलर रिवर होती है, ठीक है। इंडिया हैज अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स, बहुत ज्यादा रिवर्स हैं, और जो कि 2 भागों में हमें इसको डिवाइड करा गया है, जैसे कि हिमालयन रिवर हो जाएंगी और ये पेनिसुलर रिवर हो जाएंगी। ये इसमें ये क्वेश्चन भी हो सकता है, ये रिवर्स हैं और ये इनमें रिवर कौन सी पेनिसुलर रिवर है और कौन सी हिमालयन रिवर है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो यहाँ पे आपका पता होना चाहिए कि जो हमारी इंडस यानी कि जिसको सिंधु बोलते हैं, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, सतलज है, यमुना है, घाघरा है, गंडक, कोसी, शन, ये सारी जितनी भी हैं वो हमारी हिमालयन रिवर हैं। और वहीं पे बात करी जाए पेनिसुलर रिवर जो है, नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ठीक है, ये हमारी सारी की पेनिसुलर रिवर है, ठीक। गोदावरी सबसे लॉन्गेस्ट है, और जो बात करी जाए तो सबसे लार्जेस्ट जो है हमारी गंगा नदी है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि जो क्वेश्चन बनता है कंफ्यूज जो गलत करके आते हैं, तो यहाँ पे मैं बहुत अच्छे तरीके से बताता हूँ, ध्यान से समझना दोस्त, गलत करके नहीं आना है, ठीक है। अगर गलत करके आएंगे तो हो सकता है कि आपका एडमिशन 1-2 नंबर से भी छूट सकता है, तो गलती बिल्कुल नहीं करनी है। तो यहाँ पे गंगा जो रिलेटेड है, चलो मैं यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पे, हाँ, ये देखो, जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो रिवर है इंडिया, गंगा है, लेकिन लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिसुलर रिवर जो है
वो आपकी गोदावरी हो जाएगी, ठीक है। अगर लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया पूछा है तो गंगा हो जाएगी, और अगर लॉन्गेस्ट पेनिसुलर रिवर बोले तो गोदावरी होता है। और लार्जेस्ट रिवर बेसिन जो है गंगा बेसिन का है, वहीं डीपेस्ट जो है सतपुरा जो है नर्मदा की आता है, अंतर्गत आती है। और हाईएस्ट वाटरफॉल है जो वाटरफॉल्स है जो कि श्रावस्ती में है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अब जो कुछ इनमें डाउट हैं वो हम पूछ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे रेन्स होती हैं, या ये जो स्नो एल्ट जो बर्फ पिघलती है उससे निकलती हैं। लॉन्ग कॉज लार्ज वेशन है, सबसे ज़्यादा एलोवियल शेल बनाती हैं ये, ठीक है, जो कि मुझे लगता है सारे बताती हैं। और यहीं पे जो नर्मदा तापी जो है इस तरीके से, ठीक है। यहीं पे सबसे जो अब इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, हम इंडस रिवर सिस्टम जो है वो पता कर लें। जैसे कि यहाँ पे बात करी जाए तो इंडस जो है इस तरीके से, ये जो दिख रहा है आपको इस तरीके से ये निकली हुई है, ये हमारी कौन सी है, ये इंडस सिस्टम है। वहीं से ये अगर बात करी जाए तो कि ये वाला हमारा जो पार्ट है ये इस तरीके से जो निकली है वो जो गंगा का सिस्टम है, ठीक है, ये बात करी जाए। वहीं पे जो ये वाली जो ये नदियां इधर से निकली हुई ये ब्रह्मपुत्र रीजन है। और यहीं पे पेनिसुलर रिवर जो ये हैं ये पेनिसुलर रिवर है, ठीक है। मैं इसको रेड कर देता हूँ, इस तरीके से ये निकली हुई है, ठीक है, पेनिसुलर रीजन है, ठीक है। यहीं पे ये चीज़ जो आपको शायद पता होगा, और नहीं पता है तो आप देख लीजिए, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे बात करी जाए तो इंडस रिवर जो है इसकी जो ओरिजिन भी पूछा जाए तो माउंट कैलाश से निकलती है। कहाँ से निकलती है, माउंट कैलाश से निकलती है। फ्लो कहाँ होता है, तिब्बत, लद्दाख, जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान और अरेबियन सी। कहाँ गिरती, कहाँ जाके हैं, अरेबियन सी में गिरती है जाके। पूछ सकता है कि सिंधु नदी जो है कहाँ गिरती है, तो अरेबियन सी में गिरती है। तो यहीं पे बात करी जाए जो इसकी सहायक नदियां हैं वो आपको पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो इसकी सहायक नदियां हैं वो किसकी किसको मैं पढ़ रहा हूँ, इंडस नदी, ठीक है। आपकी जो इंडस रिवर है, सिंधु नदी बोले तो इसकी जो सहायक नदियां हैं झेलम है, चेनाब है, रवि है, ब्यास है, सतलज है। ये सारी इतनी इसकी जो लंबाई है, लेंथ है वो 11 से 14 है किलोमीटर है, ठीक है। इस तरीके से इसका बेसन जो बनता है वो आपको पता नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, इंडस वे वाटर ट्रेटी जो हुई थी, यानी कि संधि सिंधु जल समझौता वो जब हुआ था 1960 में हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। अब इसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट अपनी जो गंगा रिवर का जो रिवर सिस्टम है वो भी देख लेते हैं। ये कहाँ से निकलती हैं, गंगोत्री से निकलती हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि उसके नाम से ही निकलता है, भागीरथी अलकनंदा, ठीक है, जो कि देवप्रयाग पे मिलती हैं, ठीक है। फ्लो कहाँ है, उत्तराखंड से निकलती हैं, ऋषिकेश से होते हुए उत्तर प्रदेश, कानपुर और बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है, इस तरीके से। और ये कहाँ पे इसको ये बे ऑफ बंगाल में जाके अपना डेल्टा बनाती हैं, ठीक है। वहीं पे इंपॉर्टेंट जो है 25-25 की हो गई, गंगा रिवर 25-25 की हो गई, यानी कि 25-25 किलोमीटर इसकी लेंथ है, आपको पता होना चाहिए, लंबाई है। इसकी ट्रिब्यूटरीज जो है, यानी कि जिसको ट्रिब्यूटरीज है, यमुना हो गई, और फिर क्या है, घाघरा हो गई, आपकी जो है गंडक हो गई, और कोशी एंड सोन एंड रामगंगा। ये इस तरीके से इसकी जो है ये सहायक नदियां हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। कोसी नदी जो है ये बिहार का शोक भी के नाम से जानी जाती है, आपको पता होना चाहिए, पता भी होगा मुझे लगता है। और जिसे नहीं पता है तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन हो गए जो कि एक सिंगल वीडियो में, इतने वीडियो में आपके रिवाइज हो गए हैं। मुझे नहीं लगता इससे प्रोडक्टिव वीडियो आप तक अभी तक सीयूटी सॉरी पीजीटी के लिए आपका मिला होगा, ठीक है। ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे जैसे कि ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नियर माउंट कैलाश से ही निकलती हैं, ये एक संगपोर तिब्बत है, ठीक है। इंटर इंडिया अरुणाचल प्रदेश से ये भारत में इंटर करती हैं, ब्रह्मपुत्र रीजन है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यही है ब्रह्मपुत्र का रीजन। कहाँ, अरे यही है भाई, ये ठीक ठीक। उसके बाद में देखो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती हैं, असम जाती हैं, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में इनका अपना जमुना हो, ठीक। लेंथ इसकी क्या है, 918 किलोमीटर है। ट्रिब्यूटरीज हैं सुबनसिरी, लोहित, मनस है, दिबांग है, ठीक है। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज होंगे, सुबनसिरी, लोहित, मनस और दिबांग। फॉर्म ऑफ माजुली आइलैंड, माजुली द्वीप जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। माजुली आइलैंड जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवर का सबसे बड़ा आइलैंड है, और किस नदी पे स्थित है, ब्रह्मपुत्र नदी पे स्थित है, आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा गया है, मैंने एक बार बीएचयू का एग्जाम दिया था, उसमें ये पूछा गया था दोस्त, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर सिस्टम जो है ओरिजिन जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं, और ये उत्तराखंड जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, उत्तराखंड फिर हरियाणा देन
वैली एंड उत्तर प्रदेश। फिर ये प्रयागराज में जाके अपना संगम बनाती हैं, किसके साथ? गंगा जी के साथ। इनकी जो लंबाई है 1376 है। इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, तो इनकी ट्रिब्यूटरीज जैसे कि हैं चंबल, बेतवा, केन, हिंसन और टोंस। इस तरीके से इनकी सहायक नदियां हो गई। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इंपॉर्टेंट थी जो कि मुझे लगता है बता दिया है। जैसे कि यहाँ पे और अगर अच्छे से देखो तो यहाँ पे जैसे वेस्ट फ्लोइंग जो है, जो कि यानी कि उल्टा बहती हैं, जो वेस्ट से ईस्ट की ओर बहती हैं। तो यहाँ पे जैसे कि नर्मदा हो, अमरकंटक से निकलती है, तापी सतपुरा रेंज है, माही कहाँ से निकलती है? विंध्या रेंज से, और साबरमती अरावली रेंज है, लोनी पुष्कर अरावली। और ये कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मध्य प्रदेश है, सब में देख लो मध्य प्रदेश है। और ये राजस्थान में है साबरमती, और राजस्थान में ये दोनों है। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। बाकी इनमें लेंथ वेंथ तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके एग्जाम में पूछने की संभावना बहुत ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन जो मैंने ऊपर बताए हैं वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे कि अगर क्विक रिवीजन करे जाए, जैसे गंगा एक पवित्र नदी है, अपने भारत की नदी बोली भी जाती है। पावरफुल जो है वो इसका जो है जो चीज़ें हैं, बाकी मैंने बताया लगभग सब कुछ क्लियर करा दिया है इस वीडियो में। और हाँ, जो कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा है, कावेरी है, महानदी है, ब्राह्मणी है, सुवर्णरेखा है, पेनार है और वैगई है। इस तरीके से है। ये कहाँ इनका ओरिजिन है? त्र्यंबकेश्वर से गोदावरी निकलती है, कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र में जो है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर और ब्रह्मगिरी हिल से निकलती कावेरी, महानदी शिहावा हिल से निकलती छत्तीसगढ़ से, और राउरकेला हिल से ब्राह्मणी निकलती है जो कि उड़ीसा में है। और ये कहाँ गिरती जाके? वे ऑफ बंगाल में। ठीक है, ये पता होना चाहिए, वे ऑफ बंगाल में सबकी सारी सारी की सारी वे ऑफ बंगाल में जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो आप ये चीज़ें नोटिस करी होंगी जो फ्लो करती हैं, और इनका जो एंड दी एंड गोल होता है, ये कहाँ जाना है इनका? बे ऑफ बंगाल में जाना है। ठीक है, ये पेनार जो इस तरीके से है। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो रिवर सिस्टम से जो भी अगर कोई भी क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता इससे बाहर कहीं पे आने वाला है आपके। तो ये आपका बहुत अच्छे से रिवाइज हो गया होगा। अब थोड़ा इकोनॉमी से रिलेटेड है, जो सेंसस से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, जनगणना से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो बन सकते हैं, वो देख लीजिए। वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा बनेगा, 100% श्योरिटी है। ठीक है, जैसे कि की फीचर्स जो की हैं, आपको यहाँ से इसको नेग्लेक्ट करके बिल्कुल ही नहीं जाना है। कंडक्टिंग 10 साल में ये कंडक्ट कराई जाती है। इसका जो डाटा जो है रेफरेंस लिया गया है 2011 से। ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है ओवरऑल जो सेक्स रेशियो 940 है, और वहीं पे चाइल्ड सेक्स रेशियो दो 0 से 6 की एज में बताया जाता है, वो 914 है। वहीं पे लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता जो है वो 74.04 है। वहीं पे मेल लिटरेसी ओवरऑल जो है ये 7404 है, और यहाँ पे मेल लिटरेसी है 82.14% है। वहीं पे फीमेल लिटरेसी रेट जो है 65.46 लिटरेसी रेट है। ये मेल का हो गया और फीमेल का हो गया, दोनों लोगों का अलग अलग है, आपको याद होना चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, यानी से बहुत ज्यादा चांस है, ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जो रिलीजन है अपने यहाँ हिंदू है, और सबसे कम जो है वो जैनिज्म की बात करी जाए तो 0.37% है। ठीक है, बुद्धिज्म भी उससे ज्यादा है, उनसे डबल है। अगर ये बात करी जाए तो जैनिज्म से ज्यादा बुद्धिज्म वाले लोग हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ये इस तरीके से रिलीजन हो गया हमारा। और ये ठीक है, सेंसस जो ये पॉपुलेशन आपकी जो इंडिया है 2011 के हिसाब से ये डाटा है। तो जैसे कि टोटल पॉपुलेशन 121 करोड़ थी, मेल्स जिसमें कि 62 करोड़ है, और वहीं पे फीमेल्स हैं 58 करोड़ हैं। डिकेडल ग्रोथ जो देखी गई 2001 से और 2011 के बीच में 17.64% रही है आपकी, ये इंपॉर्टेंट है। सेक्स रेशियो 940 फीमेल्स, यानी कि ये सेक्स रेशियो क्या होता है? 1000 मेल्स पे कितनी महिलाएं हैं? तो यहाँ पे 940 है, यानी कि 60 लोग जो हैं वो उनकी क्या होगा ये पता नहीं। ठीक, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में है, और ये आपको पता हो गया। साइज ऑफ पॉपुलेशन है, टॉप 5 जो स्टेट है, सबसे ज्यादा अपना उत्तर प्रदेश है, जिसमें कि ये 20 करोड़ की लगभग आबादी लेके बैठा है टॉप पे। वहीं पे इसका आधा बात करें तो 11 है, लेकिन आधा ही बोलेंगे ना, तो महाराष्ट्र है जिसकी 11.24 करोड़ है। बिहार की 10 11 लगभग 11 करोड़ के आसपास है, लेकिन ये एग्जैक्ट डाटा आपको पता होना चाहिए। लेकिन ये नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पे ये सीक्वेंस लगाने को पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा कौन है, फिर उससे नीचे कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, इस तरीके से पूछेगा। ये डेटा नहीं पूछेगा क्योंकि ये एग्जैक्ट डेटा है ही नहीं, लगभग में डेटा है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इससे क्वेश्चन बन सकता है। बिहार का डाटा जो है डेंसिटी सबसे ज्यादा हाईएस्ट है 1100
1102 है। और वहीं पे वेस्ट बंगाल की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 1029 है, केरला की 859 है। और वहीं पे बता दूं कि केरला की जो लिटरेसी रेट है वो 100% हो चुकी है। उत्तर प्रदेश क्या है, 828 सिटी है। और वहीं पे पंजाब की 550 है। यानी कि ये टॉप 5 स्टेट्स हैं ऑफ इंडिया जिनकी डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है। सबसे ज़्यादा बिहार की है, सेकंड हमारा वेस्ट बंगाल है। ठीक है, इस तरीके से ये पॉपुलेशन में है, ये डेंसिटी में है, आपको पता होना चाहिए। पॉपुलेशन में हमारा उत्तर प्रदेश राज कर रहा है, वहीं पे डेंसिटी में बात करें तो बिहार राज कर रहा है। हम दोनों पड़ोसी राज्य हैं। और पॉपुलेशन बाय रेजिडेंस यानी कि रूरल जो है वो 83.33 करोड़ है, यानी कि लगभग 68.84%। वहीं पे अर्बन जो पॉपुलेशन है वो 37.69%, जो कि 31 पे एग्जिस्ट कर रही है। यानी कि जो रूरल पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है हमारे भारत में, ऐसा आप देख सकते हैं। यहाँ पे डेटा आपके सामने है और यहाँ से डेटा से क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली एग्जाम में दिखने को मिलेंगे, आप शॉक मत होइएगा। तो ये कुछ इस तरीके से था। बाकी अगर आपको वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा तो दोस्तों हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और हमें थोड़ा सा भी मोटिवेट कर सकते हो और इस चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह कर सकते हो और वीडियो को लाइक शेयर वगैरह भी कर सकते हो। और सबको, आप सभी को मेरी तरफ से विश यू ऑल द वेरी बेस्ट कि आपका एग्जाम जो है बहुत ही अच्छे तरीके से जाए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, आपका एग्जाम जो है बहुत ही अच्छा जाए और आपका जो सपना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एमए या फिर पीजी का कोई भी कोर्स करने का, तो वो आपका पूरा हो। तो ये वीडियो कैसे लगी, लगभग मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत ही पावरफुल लगी है, बहुत ही ज़्यादा मैंने इस पे मेहनत करी थी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं कवर कराई हैं इस सिंगल वीडियो में, जो लगभग की 50 से 55 मिनट की वीडियो है। और इसमें कुछ भी छूटा नहीं है, मुझे नहीं लगता कुछ छूट गया है, लेकिन छूटा भी है, लेकिन इससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके बनने वाले हैं सिर्फ एक वीडियो से। थैंक यू।